गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7th में हिंदी का लेसन 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। इस चैप्टर में, इस प्रस्तुत अध्ययन में लेखक ने अशोक का शस्त्र त्याग के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास किया है कि हिंसा से कभी भी किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हिंसा से मानव का मूल्य खंडित होते हैं। अहिंसा द्वारा ही मानव मूल्यों की रक्षा की जा सकती है। किसके द्वारा? अहिंसा के कारण ही मानव मूल्यों की रक्षा की जा सकती है। तो इस एकांकी में क्या है? दृश्य व दृश्य पैरा दिए हुए हैं ना। तो आज हम इस वीडियो में जो इसका पहला दृश्य है वो पढ़ेंगे। एक मैदान में मगध के सैनिकों ने शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक श्रोता 4 साल से यह युद्ध चल रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? तो द्वारपाल कहता है, सिर झुकाकर राजन संवाददाता आना चाहता है। अशोक आने दो। संवाददाता प्रवेश पर। महाराज अशोक की जय। महाराज अशोक की जय। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। संवाददाता हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ से जाने का संकेत देते हैं। चलिए, ये हमारा आज ये पहला जो दृश्य है ये कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा दृश्य देखते हैं। तो जो इसमें जो अशोक है वो उन्होंने क्या आदेश दिया? हाथ से संकेत मतलब हाथ से संकेत करते हुए कहा कि मगध की सेना का संचालन मैं कल खुद करूंगा, यानी मैं खुद वहाँ पे जाऊंगा। ठीक है, चलिए दूसरे दृश्य में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। दूसरा दृश्य, दूसरे दिन प्रातःकाल का समय था, यानी सुबह का वक्त था। अशोक शस्त्र सज्जित घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। अशोक कहता है इसमें, अशोक मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। तब फिर सब सैनिक फिर कहते हैं, तलवार खींचे, मगध की जय, महाराज अशोक की जय।
सहसा द्वार का फाटक खुल जाता है। अब आश्चर्य से ऊपर देखने लगते हैं, उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है, जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। ये कलिंग महाराज की बेटी पद्मा है। स्त्री की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते हुए रह जाते हैं, क्योंकि वो देखते हुए इसलिए रह जाते हैं कि भाई ये तो स्त्रियां हैं, है ना। अशोक भी चकित रह जाता है। फिर कि पद्मा कहती है, पद्मा कौन है? कलिंग महाराज की बेटी। वो कहती है आगे बढ़कर सेनापति से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पति, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। लोहा यानी बदला लेना है। तुम प्रण करो कि जननी मातृभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी, यानी अपनी मातृभूमि को अपनी हाथ से नहीं जाने दोगी, उससे पहले आप खुद अपना बलिदान दे दोगी। उसका ये कहना था, प्रतिज्ञा थी। अशोक, ये कौन है? ये साक्षात दुर्गा कालीन की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई हैं। शेष सैनिक सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? ना ना, मैं स्त्रीवध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं ये पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। फाटक सैनिक स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? ऐसा वो कहता है। पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी। दोषी मैं ही हूँ। परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शस्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा फिर कहती है, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें ये सिखाता है। तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेता है। फिर पद्मा फिर कहती है, सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी। मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा। तलवार नीचे फेंक देता है। पद्मा, ये क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज मैं अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मैं तुमसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता की हत्या का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक के लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है, यानी आपके आगे सिर झुका के खड़ा है। काट लीजिए इस सर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा के लिए जीवित रहिए। अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग चली जाती है। चलिए
अब तीसरे दृश्य में देखते हैं, यानी देखिए कितना रोचक इसमें एकांकी है कि इसमें अशोक रहता है, वो कलिंग को हत्याने के लिए कितने लोगों की जान ले लेता है, कितनों को घायल मतलब परेशान करता है, कितनों की मृत्यु कर देता है सिर्फ कलिंग पे कब्जा लेने के लिए। लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि कलिंग के महाराज की मृत्यु हो गई तो फिर वो बड़ा खुश होता है। तो फिर उसको संवाददाता बताता है कि महाराज, कलिंग के महाराज की युद्ध तो हो गई है, परंतु वहाँ के फाटक अभी भी नहीं खुले हैं। ठीक है, तो फिर वो बोलता है कि अच्छा, मैं खुद कल दुर्ग की सेना का संचालन करूँगा। यानी फिर अशोक खुद वहाँ कलिंग गया और वहाँ पे उसने जब फाटक खुले तो उसने देखा कि वहाँ पे स्त्रियाँ हैं, है ना, और स्त्रियाँ सब दुर्गा का यानी चंडी का रूप लेकर उनके सामने खड़ी हैं। अब वो सिर्फ क्या चाहती हैं? युद्ध चाहती हैं। तो अशोक उन स्त्रियों को देख के कहता है कि मैं स्त्रियों पर वार नहीं करता, है ना, मैं आज अपना सिर झुकाता हूँ, मैं कभी भी किसी के ऊपर अपनी तलवार नहीं चलाऊँगा। तो फिर पद्मावी स्त्री होते हुए कहती है कि जाइए महाराज, मैं भी निहत्तों पे वार नहीं करती और आप अपनी इस प्रतिज्ञा के लिए जीवित रहिए। तो ये एकांकी यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम तीसरी एकांकी का दृश्य देखते हैं। तीसरे दृश्य में अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, फिर अशोक कहता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। बौद्ध भिक्षु फिर कहता है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक कहता है जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु फिर कहता है, प्रतिज्ञा उनको दिलवाते हुए, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। फिर अशोक कहता है कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु, मैं सबसे ही प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदा व्रत सबको मिलेगा। अशोक, मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदा व्रत सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षु, बोलो, बौद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघम शरण गच्छामि, बौद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। इन पंक्तियों के माध्यम से बौद्ध भिक्षु ये बोलना चाहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि की शरण में जाता हूँ, किसी पुरोहित या मीडिया के दबाव में फैसला नहीं लूँगा। धम्म शरण गच्छामि से उनका आशय है कि मैं अपनी बौद्ध कौम की रक्षा के लिए धम्म नीति की शरण में जाता हूँ। संगम शरण गच्छामि से उनका आशय है कि मैं अपनी रक्षा के लिए अपनी बौद्ध कौम के संगठन की शरण में जाना चाहता हूँ। तो इन पंक्तियों से हमें क्या हुआ कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है कि, है ना, कि मैं अपनी बुद्धि की शरण में जाता हूँ और मैं किसी पुरोहित के दबाव में ये फैसला नहीं लूँगा, है ना। मैं अपनी बौद्ध कौम की रक्षा के लिए धर्म नीति की शरण में जाता हूँ। मैं अपनी रक्षा के लिए अपनी बौद्ध कौम के संगठन की शरण में जाता हूँ। इन पंक्तियों का ये आशय है। तो ये अशोक का शस्त्र त्याग जो पाठ है, ये एकांकी आपने पढ़ी। इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको PDF के थ्रू भेजूँगी, फिर आप ये चैप्टर आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।